नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सोस, डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, DNHE, हिंदी, DNHE 01 समुदाय और पोषण, खंड पोषण की मूलभूत अवधारणाएं, इकाई भोजन, पोषण और स्वास्थ्य इकाई की रूपरेखा 1.1 प्रस्तावना। भोजन शब्द सुनते ही हमारे सामने अनगिनत तस्वीरें उभर कर आती हैं। आमतौर पर भोजन का संबंध पूजा और उपासना से, उत्सव और शोक से, पारिवारिक और अन्य सामूहिक भोज से जुड़ा है। इस प्रकार भोजन जीवन के प्रत्येक पहलू से घनिष्ठ रूप से गुथा है। भोजन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जीवनदाता है। इस इकाई में आप भोजन और इसके कुछ घटकों के विषय में पढ़ेंगे। आपको यह भी बताया जाएगा कि भोजन हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है और पोषण तथा स्वास्थ्य का क्या संबंध है। आइए पहले समझें कि पोषण शब्द से क्या तात्पर्य है। भोजन और शरीर द्वारा उसके उपयोग के वैज्ञानिक अध्ययन को पोषण, न्यूट्रिशन कहा जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित भोजन का उचित मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारी खानपान की आदतों से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। बहुत अधिक या बहुत कम खाने से क्या होगा? पोषण संबंधी अध्ययन से इन सब की जानकारी मिल सकती है। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप भोजन, पोषक तत्व, पोषण और स्वास्थ्य की परिभाषा दे सकेंगे, भोजन के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे, शरीर में भोजन के उपयोग का महत्व बता सकेंगे, भोजन के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डाल सकेंगे, स्वास्थ्य की सही परिभाषा दे सकेंगे और भोजन, रोग और स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को समझा सकेंगे। 1.2 भोजन और उसके कार्य। भोजन क्या है और भोजन के क्या कार्य हैं? आइए इसके बारे में पढ़ें। भोजन शब्द का संबंध शरीर को पौष्टिकता प्रदान करने वाले पदार्थों से है। भोजन में वे सभी ठोस, अर्धतरल और तरल पदार्थ शामिल हैं, जो शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। आप जानते हैं कि भोजन आपके शरीर की एक मूलभूत आवश्यकता है। कभी आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों है? भोजन में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन से मिलने वाले इन रासायनिक पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। यदि ये पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान नहीं हो तो इसका परिणाम अस्वस्थता या कई बार मृत्यु तक हो सकती है। भोजन में पोषक तत्वों के अलावा कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जिनको अपोषक तत्व NONNUTRIENTS कह सकते हैं, जैसे कि भोजन को उसकी विशेष गंध देने वाले पदार्थ, भोजन में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंग आदि। इस प्रकार भोजन पोषक तत्वों और अपोषक तत्वों का जटिल मिश्रण है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भोजन में 40 से भी अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। ये वर्ग हैं: प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन और खनिज लवण। एक अन्य वर्ग है जल। जल केवल एक पोषक तत्व ही नहीं है, बल्कि इसे भोजन का भी दर्जा दिया गया है। इस विषय में इकाई 2 में आपको और अधिक जानकारी दी जाएगी। आइए अब भोजन के कार्यों की जानकारी प्राप्त करें। भोजन के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। चित्र 1.1 उदास स्माइली। शरीर क्रियात्मक कार्य, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सामाजिक कार्य, सोशियल फंक्शन। मनोवैज्ञानिक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शन। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। शरीर क्रियात्मक कार्य। भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य है: ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि में सहायता करना,
शरीर की बीमारियों से बचाव करना और शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। आइए भोजन के इन शरीर क्रियात्मक कार्य की चर्चा करें। हमें अपने जीवन में हर क्षण विभिन्न क्रियाओं जैसे उठने, बैठने, चलने, दौड़ने आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के अंदर और भी कुछ क्रियाएं हर क्षण होती रहती हैं, जैसे दिल का धड़कना, आंतों का सिकुड़ना, फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना आदि। शरीर को इन आंतरिक क्रियाओं के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा देने का यह कार्य मुख्य रूप से कार्बोज और वसा द्वारा किया जाता है। इन दो पोषक तत्वों को शरीर का ईंधन कहा जाता है। इन दोनों पोषक तत्वों के कार्य की तुलना लकड़ी, कोयला आदि ईंधन के जलने से की जा सकती है। आपने देखा होगा कि इन ईंधनों के जलने पर गर्मी और प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है। इनके जलने पर निकलने वाली आग की गर्मी और प्रकाश वास्तव में ऊर्जा के ही परिवर्तित रूप हैं। इसी प्रकार कार्बोज और वसा के शरीर में जलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए होता है। इसके अतिरिक्त शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए भी भोजन आवश्यक है। इन दो शब्दों वृद्धि और मरम्मत का क्या अर्थ है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। शरीर की वृद्धि के दौरान शरीर में पानी कोशिकाओं के साथ कई नई कोशिकाएं बनती हैं। इसके साथ साथ पुरानी कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि होती है। दूसरी ओर हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं टूटती और नष्ट होती रहती हैं। इन टूटी कोशिकाओं को ठीक करना और नष्ट हुई कोशिकाओं को बदलना मरम्मत का कार्य कहलाता है। वृद्धि और मरम्मत दोनों के लिए ही प्रोटीन अनिवार्य है। यदि हम किसी व्यक्ति के शैशवावस्था से वयस्क होने तक की ऊंचाई और वजन में हुई अत्यधिक बढ़ोतरी को देखें, तो हम वृद्धि एवं विकास में प्रोटीन की भूमिका को जान सकते हैं। यह सब कैसे होता है? यह वृद्धि की प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। भोजन का अन्य महत्वपूर्ण शरीर क्रियात्मक कार्य है, शरीर का बीमारियों से बचाव और शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। यहाँ बीमारियों से बचाव से तात्पर्य है संक्रमण, इन्फेक्शन से शरीर का बचाव। लेकिन यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति को संक्रमण या अन्य किसी किस्म की बीमारी हो जाए, तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व उस व्यक्ति को संक्रमण से बचाते हैं तथा उसके जल्दी स्वस्थ होने में सहायक होते हैं। उचित आहार न लेने वाले व्यक्ति को स्वस्थ होने में अधिक समय लगेगा, वह अपेक्षाकृत जल्दी बीमार भी होगा। शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले कार्य से तात्पर्य है शरीर प्रक्रिया में नियंत्रण। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर के अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि दिल का धड़कना, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखना, मांसपेशियों का सिकुड़ना आदि। ये सभी प्रक्रियाएं शरीर में नियंत्रित होती रहती हैं। भोजन के कुछ विशिष्ट पोषक तत्व, विटामिन और खनिज लवण इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। अन्य पोषक तत्व प्रोटीन और जल भी नियंत्रण प्रक्रिया में सहायक होते हैं। चित्र 1। दो सरल व जटिल तत्वों का अंतःपरिवर्तन। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। इन प्रक्रियाओं के साथ साथ शरीर के अंदर बहुत सी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस भी होती रहती हैं। इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ आपस में मिलकर जटिल पदार्थ बनाते हैं और जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थों में बदलते रहते हैं। चित्र 1.2 में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक या दो सरल इकाइयां मिलकर जटिल पदार्थ बनाती हैं और किस प्रकार जटिल पदार्थ टूटकर सरल इकाइयों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विषय में आपको अधिक जानकारी खंड 1 की इकाई 2 और इकाई 3 में दी जाएगी। शरीर की आवश्यकतानुसार ये प्रतिक्रियाएं नियंत्रण में रहती हैं। विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन इन प्रतिक्रियाओं के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कार्य। भोजन और उसे ग्रहण करना एक सामाजिक अर्थ भी रखता है।
किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर भोजन करने से तात्पर्य सामाजिक स्वीकृति से है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ अपना भोजन बांटकर खाते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपने उस व्यक्ति को आदर देकर मित्र बना लिया है। पहले ऐसा देखा जाता था कि कोई भी व्यक्ति अपने से निचले स्तर के व्यक्ति के साथ भोजन नहीं कर सकता था। मगर अब इस सोच में परिवर्तन आया है, विशेषकर शहरों और नगरों में रहने वाले व्यक्तियों में। उदाहरण के लिए किसी भी सामाजिक स्तर की पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति किसी भी होटल में खाना खा सकता है, बशर्ते कि उसके पास खाना खाने के लिए पैसे हो। भोजन प्रत्येक उत्सव और त्योहारों का अभिन्न अंग है। आपने देखा होगा कि किसी भी खुशी के अवसर पर, चाहे वह बच्चे का जन्मदिन हो, शादी अथवा त्योहार जैसे दिवाली, दशहरा, पोंगल, ओणम, क्रिसमस, ईद हो, विशेष पकवान बनाए जाते हैं। इस प्रकार भोजन लोगों को परस्पर एक दूसरे से मिलाने का अवसर प्रदान कर सामाजिक कार्य करता है। धार्मिक संदर्भों में भी भोजन का विशिष्ट महत्व एवं अर्थ है। बहुत से खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, मिठाइयाँ, नारियल आदि पूजा स्थलों में देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। प्रायः यह खाद्य पदार्थ धार्मिक व पूजा स्थलों पर प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और प्रथाएं कुछ खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति देते हैं, तो कुछ की नहीं। अतः किसी एक धर्म विशेष के लोग प्रायः एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग है। मनोवैज्ञानिक कार्य। हम सबकी कुछ भावनात्मक जरूरतें होती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्नेह, प्यार, अपनापन आदि। भोजन इन जरूरतों को पूरा करने में सहायक होता है। जैसे कि जब माँ अपने बच्चे के लिए मनपसंद भोजन बनाती है, तो बच्चा इस बात का अनुभव करता है कि माँ उसे प्यार करती है और उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। इसी प्रकार जब हम दूसरों के साथ मिलकर भोजन खाते हैं, तो वह हमारी मित्रता का प्रतीक होता है। स्कूल जाने वाला बालक वैसा ही भोजन खाना पसंद करता है, जैसा कि उसके दोस्त खाते और पसंद करते हैं। चूंकि उसे दोस्तों के साथ मिलकर रहना है, आरंभ में चाहे उसे भोजन अरुचिकर लगे, किंतु फिर भी वह उसे ग्रहण करता है। ऐसा करने से वह अपने दोस्तों के साथ उठ बैठ सकता है और इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। भोजन का हमारी भावनाओं से भी बहुत गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए, जब अच्छा काम करने पर बच्चे को इनाम के रूप में आइसक्रीम या मिठाई दी जाती है, तो इन वस्तुओं से बच्चा खुशी का अनुभव करता है। दूसरी ओर, यदि उसे बीमार होने पर खिचड़ी दी जाती है, तो बीमारी में दिए जाने के कारण वह इस तरह के भोजन को बीमारी से जोड़ लेता है और इसीलिए प्रायः कुछ व्यक्तियों में इसे खाने में रुचि नहीं रहती। बोध प्रश्न 1 भोजन के 3 कार्य बताइए। 3 निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और बतलाइए कि ये भोजन के कौन से कार्य को दर्शाती हैं। पंकज अपना जन्मदिन मना रहा है। उसने अपने मित्रों को अपने घर पर शाम को दावत के लिए बुलवाया है। उसकी मां ने बहुत से स्वादिष्ट पकवान, विशेषकर जो पंकज को पसंद हैं, बनाए हैं। नंदिता 3 साल की लड़की है। इन 3 सालों में वह बहुत बड़ी हो गई है। उसकी मां कहती है कि नंदिता की यह वृद्धि उसके द्वारा दिए गए प्यार, देखभाल और अच्छे भोजन के कारण हुई है। 3 पोषण का अर्थ। पोषण विज्ञान की वह शाखा है जिसका मुख्य केंद्र बिंदु भोजन और उससे संबद्ध अन्य पहलुओं का अध्ययन है। सामान्य शब्दों में, प्राणी द्वारा भोजन करने के पश्चात भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन को पोषण कहा जा सकता है। लेकिन विस्तृत परिभाषा के अनुसार पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। भोजन, उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व और अन्य रासायनिक पदार्थ, पोषक तत्वों की क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन का स्वास्थ्य और बीमारी से संबंध, भोजन ग्रहण करना, शरीर में उसका पाचन और अवशोषण, पोषक तत्वों का संवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
अर्थात पोषक तत्वों का विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना, उनकी उपयोगिता और उत्सर्जन, भोजन और उसको ग्रहण करने के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक। आइए अब पोषण की इस परिभाषा के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। 1.3.1 पोषक तत्व, क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन। आप जानते हैं कि भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं और ऐसे पदार्थ भी उसमें होते हैं जिन्हें अपोषक तत्व कहते हैं। हमारे शरीर को प्रत्येक पोषक तत्व की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें से कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में आवश्यक है तो कुछ कम मात्रा में। किंतु स्वस्थ शरीर के लिए प्रत्येक पोषक तत्व, चाहे वह अधिक मात्रा में आवश्यक हो या कम मात्रा में, दोनों का ही अपना महत्व है। आइए अब पोषक तत्वों की क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन को निम्नलिखित उदाहरण से समझें। उदाहरण के लिए कैल्शियम, एक खनिज लवण, शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसे कैल्शियम की क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे पोषक तत्वों का अपना विशिष्ट कार्य होता है, जिसे चित्र 1.3 में दर्शाया गया है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए एक अन्य खनिज लवण फॉस्फोरस भी सहायक होता है। शरीर को कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। इन दोनों पोषक तत्वों के बीच अंतःक्रिया से हड्डियों और दांतों की सामान्य वृद्धि और उनकी सामान्य संरचना के रखरखाव एवं कार्यों में मदद मिलती है। चित्र 1.3। चित्र 1। 3 पोषण की परिभाषा। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। संतुलन की इस संकल्पना को कैल्शियम और फॉस्फोरस के उदाहरण की व्याख्या द्वारा समझा जा सकता है। यदि दैनिक आहार में बहुत अधिक फॉस्फोरस हो तो यह शरीर द्वारा कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है। इस प्रकार फॉस्फोरस और कैल्शियम में सही अनुपात न होने के कारण हड्डियों और दांतों की संरचना और कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। भोजन में कैल्शियम, फॉस्फोरस और अन्य पोषक तत्वों को सही मात्रा में लेकर इस संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। व्यापक संदर्भ में संतुलन शब्द का अर्थ यह है कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा और सही अनुपात में होने चाहिए। जैसा कि चित्र 1.3 में स्पष्ट है कि इससे शरीर को निस्संदेह स्वस्थ रखा जा सकता है। खंड 1 और खंड 2 की अन्य इकाइयों में आप पोषक तत्वों की क्रियाओं, अंतःक्रियाओं और संतुलन के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 1.3.2 शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों का उपयोग। प्राणी द्वारा भोजन ग्रहण किए जाने के बाद शरीर में किस प्रकार भोजन का इस्तेमाल किया जाता है, आइए इसके बारे में चर्चा करें। हम मुंह द्वारा भोजन लेते हैं, इसे चबाते हैं और निगलते हैं। मुंह से भोजन एक नलीनुमा संरचना द्वारा आमाशय में और फिर आंतों में पहुंचता है। यहाँ विभिन्न क्रियाओं द्वारा भोजन शरीर के लिए उपयोगी रूप में सरल पोषक तत्वों में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को पाचन, डाइजेशन कहते हैं। पाचन के बाद उपलब्ध पोषक तत्वों का शरीर में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। वह प्रक्रिया जिससे पोषक तत्व आंतों से रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। रक्त प्रवाह द्वारा यह पोषक तत्व शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। कोशिकाओं में यह पोषक तत्व अपने विशिष्ट कार्य करते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी अगली इकाइयों में दी जाएगी। बचे हुए अवशोषित पदार्थ शरीर द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। अवशोषित पोषक तत्वों के शरीर द्वारा संचालन का परिणाम कुछ अन्य पदार्थों या उपोत्पादन, बाई प्रोडक्ट के निर्माण में निकलता है। इनमें से कुछ पदार्थ हानिकारक होते हैं, इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। यह कार्य उन्हें रक्त से मूत्र में पहुंचाकर किया जाता है। इन्हें बाद में शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। पाचन और अवशोषण के बारे में आप अगली इकाई में पढ़ेंगे। 1.3 पोषण के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू।
हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन को आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी प्रभावित करते हैं। इसलिए एक पोषण विशेषज्ञ को किसी भी प्रकार के भोजन के विषय में सुझाव देने से पहले लोगों के सामाजिक परिवेश, भावनाओं और उसके आर्थिक सामर्थ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। आइए पोषण को प्रभावित करने वाले इन पहलुओं को कुछ विस्तार से समझें। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अपना विशेष महत्व है। हमारी प्राचीन वैदिक परंपरानुसार भोजन को जीवन देने वाला बताया गया है। इसके अतिरिक्त वेदों ने कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों को विशिष्ट गुणों का प्रतीक माना है। उदाहरण के लिए सात्विक भोजन मानसिक क्षमता व सृजनात्मकता बढ़ाने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला और प्रसन्नतावर्धक माना गया है। दूध और उससे बने पदार्थ सात्विक भोजन के मुख्य उदाहरण हैं। राजसिक भोजन आवेश और कामुकता को बढ़ाने वाला, में मछली, अंडा और मांस तथा तामसिक भोजन बासी, पुनः गर्म किया गया स्वादहीन तथा अशुद्ध, में सूअर और गाय का मांस आता है। हमारी आज की समझ इससे बहुत भिन्न है। अब हम इस बात को नहीं मानते कि कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ हमारे व्यवहार को विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वेदों में दोबारा गर्म किए गए भोजन को बहुत निम्न कोटि का माना गया है। परंतु आज होटलों आदि में ग्राहकों को पुनः गर्म किया गया भोजन ही मिलता है। आज बहुत से लोग शाकाहारी होने पर भी अपने मांसाहारी दोस्तों के साथ बैठकर भोजन करना बुरा नहीं मानते। वह स्वयं चाहे मांस नहीं खाए, परंतु ऐसी जगह पर भोजन खा लेते हैं जहां पर मांस भी बनता है। परंतु अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भोजन की शुद्धता के विषय में बहुत ध्यान रखते। अब आप समझ गए होंगे कि पोषण को सामाजिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं। किसी भी समुदाय विशेष के लोगों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह किसी नए खाद्य पदार्थ को केवल इसीलिए खाना स्वीकार कर लें क्योंकि वह पौष्टिक है। इससे मालूम होता है कि जब हम भोजन से संबंधित परंपराओं में सुधार के परिवर्तन की बात करते हैं, तो हमारे लिए व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। खानपान की मनोवृत्ति, द साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग, भोजन के प्रति व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होती है। हमारे खाने के ढंग को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक क्या हैं? आइए इस विषय में नीचे दिए गए उदाहरण क और ग पर विचार करें। उदाहरण क, मिनी एक गृहिणी है। वह अपने सारे परिवार को विटामिन की गोलियां खाने को देती है, क्योंकि उसके विचार में यह गोलियां उन्हें स्फूर्ति तथा शक्ति देंगी। किंतु उसकी सहेली के विचार में इन विटामिन की गोलियों की आवश्यकता नहीं है। यह विटामिन साधारण भोजन भी दे सकता है। मिनी इससे सहमत नहीं है, क्योंकि उसके लिए सभी बीमारियों का एक इलाज विटामिन की गोलियां हैं। उदाहरण 5 वर्षीय राजू टेलीविजन देखने का शौकीन है। वह खाद्य पदार्थों जैसे नूडल्स, पेय पदार्थ, टॉफियां, चॉकलेट आदि के विज्ञापन प्रतिदिन देखता है। इनसे प्रभावित होकर वह प्रतिदिन इन्हें खाने की जिद करता है। मां के समझाने के बावजूद कि ये खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, फिर भी वह इन्हें ज्यादा पसंद करता है। इसीलिए उसकी मां उससे नाराज रहती है। उदाहरण सरला ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है। उसकी सास उसे तिल के लड्डू, पंजीरी और घी खाने को कहती है। उसका मानना है कि इससे सरला बच्चे को अधिक स्तनपान करा सकेगी। सरला अपनी सास का कहना मानती है। आपने तीनों उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ा। आपने यह भी देखा कि लोगों द्वारा चुना गया भोजन किस प्रकार उनके विचारों से प्रभावित होता है। बेहद से कारक, जैसे कि विज्ञापन और आसपास के लोगों का रवैया भी हमारे भोजन के चुनाव को प्रभावित करते हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उसकी मात्रा पर इन सभी मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए,
एक बच्चा अधिक मात्रा में खाना खाकर असुरक्षा और हीनता की भावना पर काबू पाना चाहता है। दूसरी तरफ, दूसरा बच्चा इसी भावना को कम खाना खाकर काबू पाना चाहता है। इसी प्रकार, भोजन के प्रति हमारी व्यक्तिगत भावनाएं और आसपास के लोगों का प्रभाव आदि हमारी खानपान की मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं। भोजन के आर्थिक पहलू। भोजन खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अतः भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे लोग आसानी से खरीद सकें और वह सभी लोगों में समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। भोजन की उपलब्धता एवं उसके समुचित वितरण का विशेष महत्व है। आपने सुना होगा कि कई बार भोजन उपलब्ध होने के बावजूद भी असमान वितरण के कारण सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण लोग भूख से मर जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, परंतु समान वितरण की समस्या अभी भी बनी हुई है। यह हमारी आर्थिक समस्याओं के कुछ पहल हैं। चूंकि देश में सभी व्यक्तियों का अच्छा स्वास्थ्य ही हमारा उद्देश्य है, अतः इस ओर विभिन्न पृष्ठभूमियों के विशेषज्ञों की सहायता से हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिनके पास भोजन जुटाने के लिए पैसे नहीं है, उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करना चाहिए? क्या उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाना चाहिए अथवा सस्ते दरों पर अतिरिक्त अथवा मुफ्त भोजन दिया जाना चाहिए? लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना उत्पादन होना चाहिए? देश के सभी भागों के लोगों तक भोजन कैसे पहुंचाया जाए? किस प्रकार के खाद्य पदार्थों की पैदावार करनी चाहिए? क्या दालों और तिलहनों आदि के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है? इन मुद्दों का समाधान कठिन है। इसके समाधान में समय लगता है और इसके लिए नियोजकों, कृषकों, पूर्तिकर्ताओं, खाद्य उत्पादकों व उपभोक्ताओं के मिले जुले प्रयासों की आवश्यकता है। बुध प्रश्न 2। 1. पोषण अध्ययन के 4 पहलुओं के नाम बताइए। 1.4 स्वास्थ्य की संकल्पना। स्वास्थ्य शब्द से हम सभी परिचित हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है? आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई परिभाषा पर विचार करें। स्वास्थ्य का अर्थ है न केवल बीमारी अथवा शारीरिक कमजोरी की अनुपस्थिति अपितु शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ होना। उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार केवल बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य नहीं अपितु मानव को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी रोग से ग्रस्त न होने पर भी एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त व पूर्णतया स्वस्थ नहीं होता। कई बार हम थकावट महसूस करते हैं और काम करने की ताकत या क्षमता हमारे में नहीं होती। ऐसे समय में हम प्रसन्नचित्त व पूर्णतया स्वस्थ नहीं होते। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। इसी प्रकार, कई बार हम बीमार भी हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा पूर्णतया स्वस्थ नहीं होता। परंतु ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं, जो अधिकांश समय स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य की परिभाषा में आपने स्वास्थ्य के 3 आयामों, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, के विषय में जाना। इसके अलावा एक अन्य आयाम आत्मिक आयाम, स्वास्थ्य का आयाम है, जो आजकल चर्चा का विषय है। आपने देखा होगा कि उपरोक्त परिभाषा में इस आयाम की चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा, नहीं अभी तक इसे ठीक प्रकार से परिभाषित ही किया गया है। परंतु इसे धीरे धीरे मान्यता प्राप्त होती जा रही। आइए, अब स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों का अध्ययन करें। 1.4.1 शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के शारीरिक आयाम से हम सभी परिचित हैं। जब हम किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने की बात करते हैं, तो सामान्यतः हम इसी पहलू को ध्यान में रखते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का पता लगाना और उसका वर्णन करना आसान है। परंतु शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसे मानेंगे? ऐसा व्यक्ति जो दिखने में सतर्क, क्रियाशील, ओजस्वी और कर्मठ होता है, वही व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण तालिका 1.1 में बताए गए हैं, जिनसे उसकी पहचान हो सकती है। तालिका 1.1
अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के सबब। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1.4.2 मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो आंतरिक अंतर से मुक्त हो, जिसे हमेशा अपने को कोसने या अपने आप पर दया खाने की आदत न हो, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के अनुकूल रहने की क्षमता हो, जो दूसरों के भावों के प्रति संवेदनशील हो, जो अन्य व्यक्तियों से आदर और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की योग्यता रखता हो, जिसका अपनी भावनाओं विशेषकर क्रोध, ईर्ष्या, भय और आत्मग्लानि आदि पर नियंत्रण हो। आपने देखा कि शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल संकल्पना है। इसे मापना अत्यधिक कठिन है। सामान्यतः मानसिक रूप से अधिक अस्वस्थ व्यक्ति को जल्दी ही पहचाना जा सकता है, परंतु उन लोगों को पहचानना मुश्किल होता है जो दिखने में तो सामान्य लगते हों, परंतु दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील न हो और न ही उनके विचारों को समझ सकते हों। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक रूप से अस्वस्थ कहना कठिन हो जाता है। किंतु यही समस्या जब गंभीर और स्थायी हो जाती है, तो उस व्यक्ति को निश्चय ही मानसिक रूप से अस्वस्थ ही कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध है, जिन्हें कुछ उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए उच्च रक्तचाप शारीरिक अस्वस्थता का एक लक्षण है। उच्च रक्तचाप का कारण है निरंतर तनाव और कठिन परिस्थितियों का सामना न कर पाने की योग्यता, विशेष रूप से व्यक्ति में यदि पहले से ही उच्च रक्तचाप की प्रवृत्ति हो। इस उदाहरण से हमने देखा कि किस प्रकार मानसिक अस्वस्थता शारीरिक अस्वास्थ्य का कारण बन सकती है। इसके विपरीत, शारीरिक अस्वस्थता मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। एक पोलियोग्रस्त बच्चा अन्य बच्चों की तरह दौड़ अथवा खेल नहीं सकता, अतः उसमें हीन भावना आ जाती है। इस हीन भावना के कारण उसमें भय और आत्मग्लानि की भावना बढ़ जाती है। इन्हीं भावनाओं के कारण वह मानसिक रूप से अस्वस्थ रह सकता है और दूसरों के साथ सामान्य रूप से पारस्परिक मेलजोल नहीं कर पाता। 1.4.3 सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? यदि एक व्यक्ति अपने को एक परिवार का सदस्य समझता है और व्यापक समुदाय में पहचान की योग्यता रखता है, तो यही सामाजिक स्वास्थ्य की ओर उसका पहला कदम है। एक व्यक्ति जो समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य को समझता है और आसपास के लोगों से संबंध बनाए रखने की योग्यता उसमें है, तो उसे सामाजिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। किसी भी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता दूसरों के साथ पारस्परिक क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, अतः उसमें समाज के उपयोगी सदस्य होने की क्षमता कम हो जाती है। इसी तरह शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए सामाजिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कठिन है। शारीरिक रूप से अस्वस्थता व्यक्ति को चिड़चिड़ा और हताश, उदास बनाती है और इसी कारण वह अन्य लोगों से सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर पाता। मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के बिना सामाजिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। सामाजिक अस्वस्थता को कैसे पहचाना जाए? अपराधी सामाजिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों का एक उदाहरण है। उनका व्यवहार समाज में अस्वीकार्य होता है, जिसे असामाजिक कहा जा सकता है। चोरी, हत्या और तोड़फोड़ की प्रवृत्ति असामाजिक व्यवहार के उदाहरण हैं। हमारा समाज ऐसे व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है। इन व्यवहारों को अनदेखा करने पर समाज स्वयं नष्ट हो सकता है। 1.4.4 आत्मिक स्वास्थ्य। आत्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ को परिभाषित कर पाना बहुत कठिन है। भारतीय होने के कारण हम संभवतः आत्मिकता को बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमारे समाज में धार्मिक और नैतिक नियमों व आचरण को आसानी से देखा जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग हर समय इन नैतिक नियमों का पालन करता है। सत्कार्य करना तथा दूसरों को हानि न पहुंचाना, अच्छाई और न्याय की मल शक्तियों में विश्वास, चाहे वह भगवान के रूप में पूजे जाते हैं अथवा नहीं, दूसरे की आवश्यकताओं को समझना और उन्हें पूरा करना, कर्तव्य एवं जिम्मेदारी के प्रति आबद्ध रहना, यह आत्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण हैं।
इन गुणों को जानने के बाद आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्ण रूप से आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना कितना कठिन है। यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों के अंधाकरण से एक व्यक्ति अनिवार्यतः आत्मिक रूप से स्वस्थ नहीं बनता। आत्मिक स्वास्थ्य सामान्यतः लोगों की अभिवृत्ति से संबंधित है और परिस्थितियों तथा लोगों के देखने का नजरिया है। आत्मिक स्वास्थ्य में प्रमुख है दूसरों की सेवा करने की इच्छा और उनकी सहायता करना। बोध प्रश्न 3। 1. स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। 2. स्वास्थ्य के 4 आयामों के नाम बताइए। 3. सूरज 10 वर्ष का है। शारीरिक रूप से उसमें कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं दिखाई देता और उसके डॉक्टर को उसमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं मिलते। फिर भी स्कूल में दोस्तों के साथ वह ठीक से काम नहीं कर पाता और जल्दी थक जाता है। क्या आप उसे स्वस्थ कहेंगे? कारण बताते हुए स्पष्ट कीजिए। 1. अंश पोषण स्तर का अर्थ किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति जो शरीर में पोषक तत्वों के उपयोग से प्रभावित होती है, उस व्यक्ति का पोषण स्तर कहलाती है। पोषण स्तर निर्धारण कैसे किया जाता है? इस परिभाषा के अनुसार पोषण का स्तर निर्धारित करना अत्यधिक कठिन है। पोषण स्तर निर्धारित करने के लिए आपको निम्नलिखित के विषय में जानकारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है? क्या व्यक्ति कभी किसी बीमारी से ग्रस्त रहा है? यदि हाँ, तो किस तरह की बीमारी से? क्या व्यक्ति वर्तमान समय में किसी बीमारी से ग्रस्त है? उसमें बीमारी के लक्षण जैसे रक्तस्राव, त्वचा की खराबी इत्यादि देखे जा सकते हैं। क्या रक्त तथा मूत्र में पोषक तत्वों तथा अन्य पदार्थों के स्तर में कोई परिवर्तन है? इनका पता रक्त और मूत्र की रासायनिक जांच द्वारा लगाया जा सकता है। इस संकल्पना को उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि एक व्यक्ति उचित मात्रा में विटामिन सी नहीं खाता है, तो इस विटामिन की मात्रा उसके रक्त में कम हो जाएगी और जांच से पता लग जाएगा कि उसमें विटामिन सी की कमी है। इस बात की पुष्टि उसके द्वारा लिए जाने वाले भोजन द्वारा भी की जा सकती है, क्योंकि उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन में विटामिन सी युक्त पदार्थ कम होंगे। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 1.6 पोषण और स्वास्थ्य का अंतः संबंध। पोषण और स्वास्थ्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है। यदि एक व्यक्ति उपयुक्त मात्रा में अच्छा भोजन खाता है, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा बशर्ते उसमें कोई अन्य कारक बाधा न हो। दूसरी ओर, खाने के गलत तरीके, बेहद कम खाना या जरूरत से अधिक खाना भी स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालते हैं, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। चित्र 1. 4 पोषण एवं स्वास्थ्य का अंतः संबंध। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। यह मालूम होना चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण एक निर्णायक कारक होता है। आपके द्वारा खाया जाने वाला भोजन न केवल पौष्टिक होना चाहिए बल्कि यह स्वास्थ्यप्रद, साफ और रोगाणुरहित भी होना चाहिए। अगर भोजन ऐसा नहीं है, तो चाहे भोजन पौष्टिक ही क्यों न हो, उस भोजन को खाने वाला व्यक्ति बीमार हो सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे लिए कुपोषण शब्द को जानना आवश्यक है। कुपोषण क्या है? शरीर में उत्पन्न वह स्थिति जो पोषक तत्वों की कमी, अल्पपोषण, अतिरिक्तता, अतिपोषण अथवा असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है, कुपोषण कहलाती है। दूसरे शब्दों में, अल्पपोषण और अतिपोषण दोनों ही कुपोषण से संबद्ध हैं। अल्पपोषण से तात्पर्य शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी और अतिपोषण से तात्पर्य शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अतिरिक्तता। ध्यान रखिए अतिपोषण और अल्पपोषण दोनों ही बड़े स्वास्थ्य के परिणाम हैं। हमारे देश में विटामिन ए की कमी अल्पपोषण का एक प्रमुख उदाहरण है। जब बच्चे को विटामिन ए युक्त भोजन नहीं मिलता तो इसका उनकी आंखों पर प्रभाव पड़ता है और परिणामस्वरूप वे अंधे तक हो जाते हैं। अतिपोषण से संबंधित रोग का संबंध अत्यधिक वजन या मोटापे से है। जब एक व्यक्ति
दैनिक कार्यों में खर्च होने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा युक्त भोजन लेता है, तो उसके शरीर में वसा एकत्र हो जाती है और उसका वजन बढ़ जाता है। लगातार वजन के बढ़ने से व्यक्ति मोटा हो जाता है। इस भाग में आपको पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतःसंबंध के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिली। इस पाठ्यक्रम में हमारा लक्ष्य इन विषयों पर और अधिक जानकारी देना है, ताकि इस जानकारी को आप अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकें। बोध प्रश्न 4। 1. अच्छा स्वास्थ्य अच्छे पोषण के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस उक्ति पर 2 से 3 वाक्यों में टिप्पणी कीजिए। 2. पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतःसंबंधों के 3 पहलुओं के नाम बताइए। 1.7 सारांश। इस इकाई में भोजन और पोषण की परिभाषा दी गई है। यहाँ भोजन से तात्पर्य शरीर को पोषण प्रदान करने वाले पदार्थों से है। आपने पढ़ा कि भोजन के कई विशिष्ट कार्य होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के निर्माण में सहायता करता है, सभी बीमारियों से रक्षा करता है और शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त भोजन लोगों को एक दूसरे के निकट लाने और प्यार, अपनापन आदि जैसी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का मौका प्रदान करता है। इस इकाई में पोषण अध्ययन के विभिन्न पहलुओं की भी चर्चा की गई है। भोजन का अध्ययन और शरीर में उसका उपयोग पोषण अध्ययन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनके बारे में इस इकाई में बताया गया है। खाने के तरीकों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारकों के प्रभाव की भी चर्चा की गई है। इस इकाई में स्वास्थ्य और उसके विभिन्न आयामों की भी चर्चा की गई है। पूर्ण रूप से ठीक होने की स्थिति ही स्वास्थ्य है। इसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक आयाम हैं। इन आयामों के अंतःसंबंध पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त आपने जाना कि पोषण एवं स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित मात्रा में अच्छा भोजन जरूरी है। इसके बिना अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। 1.8 शब्दावली। ऊतक, टिश्यू, समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। कोशिका, सेल, किसी प्राणी के शरीर की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने में सक्षम होती है। तिल लड्डू। तिल के बीजों और गुड़ से बना उत्तर भारत का एक व्यंजन। दैनिक आहार, डाइट, दिन भर में खाए जाने वाला भोजन। पंजीरी, उत्तर भारत में बनाया जाने वाला व्यंजन जो भुने आटे, मेवे, चीनी का सम्मिश्रण है। मेन्यू, व्यंजन सूची, एक समय के भोजन, जैसे दोपहर का भोजन, में लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची। विकास, वह परिवर्तन जिससे शरीर के अंग जटिल और परिपक्व बनते हैं। वृद्धि, कोशिकाओं में परिवर्तन जैसे कि ऊतक के आकार और संख्या में बढ़ोतरी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।